Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So as you know that हम लोगों ने ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो है 2021 का आरपीएससी द्वारा कंडक्टेड इसके सॉल्यूशंस की एक वीडियो लेक्चर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और अब आगे की हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर सीरीज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस देते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसमें इतना सारा सिलेबस होता है, इतना बढ़िया कंटेंट होता है कि आप लोग जो है हर तरह का स्टेट लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको केवल नेट का सिलेबस और बीएससी का सिलेबस केवल इतना ही करना होता है। ठीक है ना। और ये मैं आपको अनअकैडमी के ऊपर भी करवाता हूँ, मेरे चैनल के ऊपर भी आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का कोर्स मिल जाएगा एज अ डेमो, तो वहाँ से आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, इस तरह से का कंटेंट हम लोग अनअकैडमी के ऊपर लेते हैं। तो मैं अनअकैडमी के ऊपर भी एक एडवोकेटर हूँ जो आपको CSIR नेट का प्रिपरेशन करवाएगा। अनअकैडमी प्लस का आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है केवल एक ही सब्सक्रिप्शन में। चार्जेस बहुत कम होते हैं और ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चाहें तो आप लोग जो है अगर मान लो आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एलिजिबल, मतलब आप समर्थ नहीं हैं, आपका अगर मनी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप लेके मुझे कांटेक्ट करो। फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको प्रिपरेशन करवा सकता हूँ, अनअकैडमी के थ्रू ही कराऊँगा, बट उसका एक तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको समझा दूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट CSIR नेट का प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है ना, तो ये वाली बात। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला सवाल। इन द सर्किट शॉन इन फिगर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरीज आर नेग्लिजिबल। The potential difference VA minus VB between the plates A and B of the capacitor C in steady state। ठीक है, मतलब आपको सिंपल एक सर्किट दिया हुआ है। इंटरनल इम्पीडेंस यूजुअली हम लोग जीरो ही लेते हैं, अगर होता है तो उसको सीरीज में लगा देते हैं, अदरवाइज नॉर्मली हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। चलिए, इस तरह का सवाल बहुत आसान है, सर्किट को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग लूप एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस काम में लेते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि लूप से ये इजीली हो जाएगा, तो हम लोग फर्स्ट लूप इक्वेशन यहाँ पे लगाते हैं। तो मान लो ये लूप मैंने इक्वेशन लगा दी, ये फर्स्ट लूप है आपका। इस फर्स्ट लूप में करंट सपोज I है। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये बात बोलता है कि एक पर्टिकुलर लूप में आप चलते हो तो टोटल वोल्टेज सम जो होता है ना वो जीरो होता है। अब जैसे मान लो ये नेगेटिव से पॉजिटिव पे हम लोग आ रहे हैं, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव को पॉजिटिव वोल्टेज बोल देते हैं, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज E1 हो गया मान लो। ठीक है, अब इसके बाद जिस रेजिस्टेंस से करंट एंट्री करती है उसे प्लस बोलते हैं, जहाँ से बाहर निकलती है वो माइनस होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव को हम नेगेटिव बोल देंगे। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है V इज इक्वल टू IR से निकालते हैं, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो I है, रेजिस्टेंस R1 है, तो ये हो जाएगा माइनस I1 R1। सो माइनस मतलब I माना तो I R1। एंड अगला देखो, हम लोग यहाँ पर आए तो बैटरी B से लेके A पर हम लोग आ चुके हैं। अगले जो वोल्टेज है तो हम लोग इसको VBA लिख देंगे, और वो भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस का VBA। एंड द लास्ट वन इज सिंपली आगे बढ़ते 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 हम कहाँ पर आ गए, ओह वापस E1 पर आ गए, बट इस बार पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में हम लोग नेगेटिव ले ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में E1 ही लेंगे बराबर जीरो।
ये मेरा पहला लूप इक्वेशन बन गया। तो इससे एक चीज़ तो हो गई साफ कि E1 से E1 कट गया। तो इसको जब आप लोग आगे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली -I1R1 इज इक्वल टू VBA, या फिर इसको इधर ले जाओगे तो IR1 इज इक्वल टू -VBA। अब VBA को अगर उल्टा कर देंगे नेगेटिव वोल्टेज तो वो VAB हो जाएगा, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा लूप लगाएंगे हम लोग, सेकेंड लूप लगाते हैं। सेकेंड लूप कौन सा है बेटा, सेकेंड लूप ये वाला है, नीचे वाला है ना। तो सेकेंड लूप में हम जाएंगे तो मान लो हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब E1 के साथ काम करेंगे, तो ये E1 नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर हम लोग बैटरी पे आ गए तो -VAB। फिर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे सेम करंट फ्लो करवा दें I, तो यहाँ पर हम लोग I करंट फ्लो करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि आप इस पोटेंशियल पर रेजिस्टेंस पर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -I, इसको I लिखो, और ये हो जाएगा R2, ठीक है। और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, मतलब E2 बराबर 0। ये सेकंड लूप इक्वेशन बन गई मेरी। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए अगर मैं काम करूं आगे, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 इज सिंपली इक्वल टू VAB, इसको उधर ले गया मैं, प्लस IR2, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हो आप, काम ये कर सकते हो कि इस VAB का वैल्यू उठा के, या तो एक काम करो I1 का वैल्यू उठा लो यहाँ से। तो I1 का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, इसका वैल्यू I1 का वैल्यू उठा के डाल दो। तो जैसे आप I1 का वैल्यू उठा के डाल दोगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 इज सिंपली इक्वल टू VAB प्लस R2 VAB अपॉन R1। एंड यहाँ से आपको तो VAB का वैल्यू निकालना, उसने बोला ना बैटरी, मतलब सवाल पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है कि बिटवीन द प्लेट्स A एंड B आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB निकालना है आपको A और B के बीच में। तो वो निकल गया ना, ये लो VA माइनस मतलब VAB निकालना है आपको। तो इसको कॉमन ले लो, और कॉमन लेके थोड़ा सा आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। सो द ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। आपको शो भी हो रहा होगा ऑप्शन नंबर C में ही आपको ये दिख रहा है जो मुझे निकालना था, तो ये मुझे मिल गया। ऑप्शन नंबर C इज परफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्टरनेट करंट मतलब AC करंट हैविंग पीक वैल्यू कितनी है उसकी, 14 एम्पियर है ना, is used to heat a metal wire to produce the same heating effect. A constant current I can be used where I, okay। तो देखो AC करंट जब भी होती है ना बेटा, तो एवरेज AC करंट को हमेशा याद रखना IRMS से डिनोट किया जाता है। जब भी AC करंट आएगी ना, सॉल्यूशन नंबर 52 की जब बात करूँगा मैं, मान लो सॉल्यूशन 52, तो ऑलवेज याद रखना AC करंट का एवरेज जो होता है ना वो हमेशा RMS होता है, क्योंकि AC करंट जो होती है वो एक लगातार करंट होती है, तो उसका RMS की वैल्यू जो होती है ना, ये फॉर्मूला होता है पीक करंट
अपॉन √2, है ना। जो पीक करंट है मतलब मैक्सिमम करंट है वो होता है अपॉन √2। अब यहाँ पे पीक करंट 14 आपको दे रखा है, सो अल्टीमेटली पीक करंट कितना दे रखा है आपको 14 एम्पियर, और इसका मतलब 1.414। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप ये निकालोगे ना तो दिस विल बी लाइक 9.899, और अप्रॉक्सीमेटली दैट इज 10 एम्पियर। दैट्स द आंसर। सो आई थिंक शायद ऑप्शन डी है ये, देख लो, ऑप्शन डी है अबाउट 10। तो इजी है क्वेश्चन था ना। नाउ नेक्स्ट, द एडियाबेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 मल्टीप्लाई विद दिस, हाँ ठीक है। तो एडियाबेटिक स्ट्रेंथ आपको दे रखा है 3 मल्टीप्लाई विद 10⁶। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, एक बात याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होता है। तो उसने आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखा है, बट डायमेंशन से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको पता नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, तो उसकी आप देखो डायमेंशन क्या है, वोल्ट पर मीटर, और वोल्ट पर मीटर जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डायमेंशन होता है ना बेटा। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। सॉल्यूशन नंबर 53। सो सॉल्यूशन नंबर 53, तो अल्टीमेटली उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आपको दे रखा है, वो कितना है 3 मल्टीप्लाई विद 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, नाउ अब आगे देखो, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एरिया है ना वो कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिख दो एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड आगे देखना, एंड प्लेट सेपरेशन कितना है आपके पास में, ये मतलब डी है 0.1 mm। सो डी कितना है आपके पास में 0.1 mm। ठीक है, नेक्स्ट है कि द मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स। आपको मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज निकालना है एसी सोर्स का। ठीक है, विच कैन बी सेफली कनेक्टेड टू दी कनेक्टर। तो आपको अल्टीमेटली वोल्टेज निकालना है ना। हाँ तो ठीक है, वोल्टेज बराबर क्या होता है बेटा, देखो वोल्टेज जो होता है ना वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना है 3 मल्टीप्लाई विद 10⁶, एंड डिस्टेंस कितना है आपके पास में 0.1 मिलीमीटर है ना। तो मिली को हम लोग क्या लिखते हैं 10⁻³ लिखते हैं, तो ये मिली हो गया। एंड v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आप रफली सोल्व करोगे तो ये 10⁻³ ये गया तो 10⁻+3 बचेगा, और +3 में से ये 0.1 जाएगा तो +2 बचेगा, तो +2 का मतलब हो गया 300 वोल्ट। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम आरएमएस, ये तो वोल्टेज आया है, आपको तो निकालना है मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज। जैसे अपन ने ऊपर आरएमएस करंट निकाली थी ना, ठीक वैसे ही आरएमएस वोल्टेज भी होती है बेटा। सेम फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन √2। अब वोल्टेज कितना है 300, आरएमएस के लिए 1.414 का डिवीजन मतलब डिवाइड कर देंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ना आपको रफली 210 के आसपास का मिल जाएगा। ऑप्शन से भी आइडिया लग रहा है ना कि 300 के नीचे तो बस 210 ही है ना, तो एक आइडिया लग जाएगा ऑप्शन से भी विदाउट सॉल्व करें कि 300 से कम ही आएगा, 210 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोंग
one layer solenoid tightly wound of wire with resistivity rho has n turns per unit length. यूजली सोलेनॉइड में n को ही लेते हैं टर्न को. द थिकनेस ऑफ द वायर इंसुलेशन इज नेग्लिजिबल. सपोज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड इज ए. मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब होता है ये वाला एरिया. मान लो ये सोलेनॉइड है ना, तो ये वाला एरिया जो है ना वो ए है. ठीक है. आगे क्या है? फेड सोलेनॉइड अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट वोल्टेज. ओके, फेज डिफरेंस निकालना. तो अब आपको सोलेनॉइड के फॉर्मूले याद होने चाहिए. समझाता हूँ मैं क्या है. सोलेनॉइड का जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है ना बेटा, वही होता है. सॉल्यूशन नंबर 54. सोलेनॉइड में फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए. फाई इज इक्वल टू होता है फेज डिफरेंस टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर. एल मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस, है ना. उसको एल की वैल्यू आपको दे रखी है ना, कितना दे रखा है? म्यू नॉट एन स्क्वायर. एक बार मैं आपको दिखा दूँ कहाँ दे रखा है. ये दे रखा है नीचे, देखो. म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर ए स्क्वायर. सो म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर ए स्क्वायर आपको दे रखा है. पाई एन स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है. आपको दे रखा है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड जो है, देखता हूँ कितना दे रखा है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. ओके, यूनिट लेंथ दे रखा है क्या? ये कुछ और है लेंथ, तो यूनिटी है. यूनिटी मान के चलते हैं एक बार. ठीक है. तो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस की जब बात आएगी ना, रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टिविटी रो ए अपॉन एल. सो रो ए अपॉन एल, सो रो एल अपॉन ए. तो रो एल अपॉन ए, ए मतलब एरिया. तो एरिया क्या हो जाएगा उसका? पाई वी स्क्वायर. ठीक है ना. क्योंकि हमेशा अज्यूम कर लेते हैं कि जो उसका, वैसे उसने दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है, बट हम लोग उसका रेडियस बी अज्यूम कर लेते हैं, और बी अज्यूम करके मान लेते हैं कि जो उसका एरिया है वो कितना जाएगा? पाई बी स्क्वायर. एल मतलब होगा सरकमफेरेंस. ठीक है. तो एल मतलब क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस. तो ये हो जाएगा 2 पाई ए एन. तो 2 पाई ए एन. ठीक है. एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द यूनिट लेंथ. तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द यूनिट लेंथ, और उसका लेंथ कितना है? 1 है. तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे? देखो, टोटल टर्न्स अगर ए है तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई ए. तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द यूनिट लेंथ हो गया. तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे? एन मल्टीप्लाई विद द 2 पाई ए. तो रेजिस्टिविटी मैंने टोटल टर्न्स की निकाली है ना. एक टर्न की कितनी जाएगी? रो एल अपॉन ए. तो एल मतलब लेंथ. लेंथ तो 1 है ही सही. तो हम लोगों ने लेंथ को 1 अज्यूम किया हुआ है. आप चाहो तो यहाँ लिख लो 1 इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. क्योंकि वो यूनिट लेंथ पे वर्क कर रहा है ना, तो वो अगर यूनिट लेंथ पे वर्क कर रहा है तो हम लोगों ने लेंथ को 1 अज्यूम कर लिया सपोज. ठीक है. अब आगे देखो, इसको सोल्व करो. तो यहाँ पर हम ऐसे मान लेते हैं कि 2b जो है ना वो है डायमेंशन ऑफ द वायर. सॉरी, डायमेंशन क्या? डायमेंशन तो उसकी यूनिट है, डायामीटर बोल देते हैं. डायामीटर मतलब कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया का ये जो है ना रेडियस वो b है, ये सोलेनॉइड है. तो डायामीटर कितना हो गया उसका? 2b हो गया. तो डायामीटर हो गया मान लो 2b. तभी तो मैंने एरिया कितना लिखा है? पाई बी स्क्वायर लिखा है. अब जैसे मान लो डायामीटर उसका 2b है, तो 2b मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ टर्न्स इन द यूनिट लेंथ बराबर उसका क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा. ठीक है ना.
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है मान लो, ये उसका 2b है, तो 2b मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ टर्न्स बराबर क्या हो जाएंगे, उसका लेंथ हो जाएगा, सिंपल। तो हमारे पास जो b है रेडियस वो कितना हो जाएगा हमारे पास, या फिर n इज इक्वल टू 1/2b, या फिर b इज इक्वल टू 1/2n। b हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है, हमें दिया हुआ नहीं है, b हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है। तो ये सारा कुछ मैं ऊपर पुट करने वाला हूँ। सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, तो होता ही है, तो आपको पता ही है। तो देखना इधर tan इनवर्स ओमेगा मतलब 2πf, L मतलब म्यू नोड n स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, और R मतलब क्या हो गया रो मल्टीप्लाई विद द 2πan, और पाई बी स्क्वायर का ऊपर चला जाएगा, पाई बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 1/2n का होल स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा काट पीट के सही कर दो, पाई से पाई कटेगा, ठीक है, 2 से 2 कटेगा, और ये जो n स्क्वायर है उससे n स्क्वायर कट जाएगा, और पाई स्क्वायर तो बचा ही है, तो क्या क्या बचा वो लिख दो। तो ये बचा है tan इनवर्स म्यू नॉड पाई स्क्वायर ए, ये ए से ए कटा तो ए बच गया, एफ 2 स्क्वायर 4 होता है, रो एन, दैट्स द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये वाला आ गया ऑप्शन बी। मैं टिक कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो दिखेगा नहीं वरना ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज LCR सर्किट has resonant angular frequency omega node and a large quality factor q. The approximate form for its impedance at high frequency in terms of r omega node and ये 56 है कि 55 है, तो एक बीच में छूट गया, 55 कौन सा था फिर, ओके एक, अच्छा बीच में एक क्वेश्चन है नहीं अपने पास, ठीक है चलो कोई नहीं, 56 कर लेते हैं सीधा ही। हाँ, तो Q आपके बारे में बोला हुआ है, R ओमेगा नोड Q एंड ओमेगा, हियर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स एंड J इज इक्वल टू समथिंग एंड R इज नॉट वेरी हाई। चलो, तो मैं लिखा दूँ कि ये जो Q क्वालिटी फैक्टर है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये क्वेश्चंस करने से ये तो है कि आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना। सॉल्यूशन नंबर 56, एट हाई फ्रिक्वेंसी क्योंकि क्वेश्चन में हाई फ्रिक्वेंसी की बात की गई है ना, सो एट हाई फ्रिक्वेंसी LCR सीरीज सर्किट बिहेव लाइक इंडक्टिव सर्किट। बिहेव लाइक इंडक्टिव सर्किट। सो होगा क्या कि जो इंडक्टेंस के लिए इम्पीडेंस होगा वो XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J ओमेगा L,
एंड सिंपली क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नोड एल अपॉन आर। सो एक्स एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे ओमेगा क्यू आर, क्योंकि मैं वहाँ से एल का वैल्यू यहाँ पुट करने वाला हूँ तो मैंने एल का वैल्यू वहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन, शायद ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक्सएल तो पूछा था उसने, जे ओमेगा क्यू आर अपन ओमेगा, जे एक्सएल बराबर मतलब वो इम्पिडेंस ही होता है एक्सएल, तो वो कितना है हमारे पास, क्यू आर ओमेगा अपन ओमेगा नोड। ये ऑप्शन में जो जे दिया हुआ है ना बेटा, ये मिस प्रिंट है, ये जो कैप लगाया हुआ है, क्योंकि जे के ऊपर कैप नहीं लगता है। कैप जो होता है वो तो यूनिट वेक्टर का प्रमाण है, बट यहाँ पर उसने जे को डिफाइन भी कर रखा है, ठीक है ना। तो पहली बात तो उसने जे को डिफाइन कर रखा है कि ये आयोटा है। दूसरी बात यहाँ पे ये कैप जो होता है ना वो यूनिट वेक्टर के लिए लगता है, मतलब कि डायरेक्शन को शो करता है, और इम्पीडेंस का कोई डायरेक्शन होता भी नहीं है, इसलिए वो प्योरली जे है, जे कैप नहीं है, और इसीलिए ये वाला फॉर्मूला परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन LCR सर्किट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। इन LCR सर्किट विद एन आइडियल AC सोर्स ऑफ ERMS इज इक्वल टू 50 वोल्ट, frequency f is equal to 50 upon pi hertz and r is equal to 300 ohm. The average electric energy stored in the capacitor and average magnetic energy stored in the coil, दोनों दे रखी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी दे रखी है और मैग्नेटिक एनर्जी भी आपको दे रखी है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड AC सोर्स, तो अगर आपने जैसे उसको इंक्रीज किया ना तो डायरेक्टली सोल्व, मतलब इसका सॉल्यूशन है कि मतलब पीक वैल्यू जो होती है ना करंट की, वो पहले इंक्रीज होगी फिर बाद में डिक्रीज होती है ना। तो इसका तो सीधा ही जवाब है कि पीक वैल्यू जो है ना वो पहले इंक्रीज होगी बाद में डिक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कहीं ना कहीं एक रेजोनेंस बनता है LCR सर्किट में, तो उस रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं करंट को पहले बढ़ा रहे हो, फिर एक रेजोनेंस पे जाने के बाद में करंट कम हो जाती है। तो इसीलिए जो पीक वैल्यू है ना वो भी करंट का लास्ट में जाके बढ़ देगा, और पीक का मतलब यही होता है कि उसके बाद फिर लगातार उसको घटना है, पीक का सिंपल मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द AC circuit shown in the figure the susceptance and admittance, अच्छा इस सर्किट के लिए आपको susceptance और admittance निकालना है। अब पहली बात तो ये susceptance का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर R है, L है और C है, मतलब LCR सर्किट है ये। तो मैं आपको पहले susceptance का फॉर्मूला बता दूँ, susceptance होता क्या है आखिरकार। देखते हैं, susceptance का फॉर्मूला तो पता नहीं होगा शायद, इधर देखो ससेप्टेंस क्या होता है। लिखो ससेप्टेंस होता है XC अपॉन R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला है। अब आप देखो यहाँ पे XC क्या है और R2 क्या है, तो ये जो होता है ना ये तो है तुम्हारा R2 और XC ये रहा, रख दो वैल्यू। तो जब आपने XC और R2 का वैल्यू पुट किया तो XC मतलब तो कितना है 20 और R2 मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस XC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.047, और इसकी डायमेंशन महों में होती है, जो
इम्पीडेंस का जस्ट उल्टा होता है ना। तो देख लो 0.047 कहाँ पे आ रहा है, 047 मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 हो गया। अब वो इन दोनों में आ रहा है, तो मतलब ये तो कैंसिल हो गए। अब मुझे दोनों में से एक सेलेक्ट करने के लिए एडमिटेंस भी निकालना पड़ेगा। तो सुनो मेरी बात, एडमिटेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, सुनो। एडमिटेंस का फॉर्मूला होता है YC इज इक्वल टू G2 प्लस आयोटा BC। अब BC तो आपने निकाल लिया, ससेप्टेंस। अब ये G2 का फॉर्मूला क्या होता है वो भी समझ लो। G2 जो होता है ना बेटा, जैसे आपने यहाँ लिखा ना XC अपॉन समथिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 अपॉन समथिंग, ठीक है। तो R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, आपके पास सारी वैल्यू अवेलेबल है। R2 मतलब 5 है, XC मतलब 20 है, तो सब पुट करके आप सोल्व करोगे तो 0.011 महो आ जाएगा ये। और जब इसको हम यहाँ रखेंगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा 0.011 प्लस J 0.0। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो हम लोग स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो 0.011 का होल स्क्वायर प्लस 0.047 का होल स्क्वायर, स्क्वायर सम करेंगे तो ये 0.01 के आसपास आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका परफेक्ट है, देखना। ठीक है। नेक्स्ट, a coil with inductive reactance XL and impedance Z is connected to AC mains of RMS voltage। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, आपको तो कुछ नहीं निकालना है इसमें। क्या निकालना है, केवल एवरेज पावर निकालना है। तो बहुत इजी है इसका फॉर्मूला कि Z निकाल लो पहले। तो Z मतलब कितना होगा, क्योंकि R भी है और XL भी है, तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर हो गया। और तुम चाहो तो R नोट भी निकाल सकते हो, वो कितना हो जाएगा Z स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो जो कोस फाई भी निकलता है पावर के फॉर्मूले में, तो वो क्या होता है रूट ऑफ Z स्क्वायर माइनस XL स्क्वायर अपॉन Z। तो जो एवरेज पावर है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, V मल्टीप्लाई विद द I एंड कोस फाई। सारा कुछ पुट कर दो, V को तो V रहने दो, I मतलब होता है V अपॉन R, तो ये V अपॉन R करोगे तो Z स्क्वायर और रूट ऑफ कोस का फॉर्मूला V अपना मतलब V अपॉन Z, तो ये रूट ऑफ कोस कितना हो जाएगा Z स्क्वायर माइनस XL स्क्वायर। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका परफेक्ट है, ठीक है। अब आज का एक लास्ट, चलो इसी को, ठीक है, इसी को करते हैं ख़त्म। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में करेंगे बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है। बाय बाय।